अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। आज का हमारा जो लेक्चर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम लोग पहले क्विकली जो महाजिर हैं यानी कि मुख्तलिफ जो अंदाज़े बयान हैं इसको महाजिर भी कहा जाता है। ठीक है। इनको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो कि है मुताबिकत के उसूल। ठीक है, यानी कि जो एग्रीमेंट होता है अंग्रेजी के अंदर जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या प्रोनाउन और नाउन का जो एग्रीमेंट होता है तो उससे मिलती जुलती डिस्कशन जो है वो हम आज की क्लास में करेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना तो बात करने के ना मुख्तलिफ अंदाज होते हैं और अंदाज से ही पता चल जाता है। ठीक है, जैसे घर में अब्बा का अपना एक अंदाज होता है, अम्मा का बात करने का अपना अंदाज होता है, बहन भाई होते हैं उनका अपना एक अंदाज होता है। कोई बहुत ही रोंदू होते हैं बहन भाई, बड़े शिकायती किस्म के, और हर वक्त जो है ना वो शिकायतें लगाना माँ बाप को और खुद मीसना बन जाना। तो घर के जिस तरह मुख्तलिफ अफराद होते हैं और हर बंदे का अपना एक बात करने का अंदाज होता है, तो इसी तरीके से लैंग्वेज जो है इसको जब हम लोग मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ मौके के ऊपर हम जब जुबान को इस्तेमाल करते हैं तो हर मौके पर हर मौके की मुनासबत से हमें बात करनी होती है। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि एक ही तरह की बात जो है वो हर जगह पे करते रहें। अगर आप जिस तरीके से उस्ताद से बात करते हैं उस तरीके से अगर आप अपने दोस्तों से भी बात करें तो फिर आप बहुत ही बोरिंग किस्म के इंसान होते हैं। यार ये बहुत ही बोरिंग बंदा है यार, हर वक्त जी जी, और इसमें इस बंदे में कोई लाइफ ही नहीं है ना, ही इज़ नॉट कूल। और जो बंदा दोस्तों के साथ भी बड़ा वो अदब से बात करता है, और जिस तरीके की जुबान आप दोस्तों के साथ इस्तेमाल करते हैं, ओए तू, ठीक है तेरा, और इस तरीके की जुबान अगर आप उस्ताद के सामने इस्तेमाल करें तो उस्ताद कहते हैं यार बहुत ही बदतमीज बच्चे हो, बहुत बदतमीज हो बच्चा, बेटा आप बहुत बदतमीज हो। फिर उस्ताद गुस्सा कर जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से आप अम्मा से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उस तरीके से अगर आप अब्बा से बात करें, अब्बा बहुत मारते हैं। और जिस तरीके से आप अब्बा से बात करते हैं उस तरीके से अगर आप अम्मा से बात करें तो अम्मा कहती है हाय मेरा बच्चा ठीक तो है ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है, तो आज मूड खराब है, क्या हुआ है मेरे बेटे को, क्यों इतने उदास उदास फिर रहे हो, क्यों इतने सीरियस सीरियस होके फिर रहे हो। तो देखो अच्छा कैमरा ऑन कर दूं। तो जो आपका अंदाज़े बयान होता है ना, अंदाज़े बयान, ये दर हकीकत मुख्तलिफ मवाक़ों में मुख्तलिफ जो मोहल्ले वकू होता है, मुख्तलिफ जो सिचुएशन होती है उसमें मुख्तलिफ होता है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और आपसे इस हवाले से एमसीक्यूज भी आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताएं कि जी कौन सा ये अंदाज़े बयान है। तो आम तौर पर ज़ुबान जो उर्दू ज़ुबान है उसके अगर हम लोग अंदाज़ बयान की बात करें तो एक सबसे पहले हमारे पास आता है अदबी। ठीक है, अदबी अंदाज़ बयान, फिर सहाफ़ती अंदाज़ बयान, फिर उसके बाद दफ्तरी अंदाज़ बयान, फिर उसके बाद कानूनी, और उसके बाद तकनीकी। और जो तकनीकी अंदाज़ बयान होता है इसको हम लोग साइंसी अंदाज़ बयान भी बोलते हैं। अंग्रेजी में ना इसको जॉर्गन कहा जाता होता है। ठीक है, जॉर्गन, हर डिसिप्लिन का, हर शोबे का अपना एक जॉर्गन होता है, यानी कि उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि उसमें लैंग्वेज को एक मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर दुकानदार के जब आप पास जब जाते हैं तो दुकानदार जो है वो आपको कहता है कि यार मेरा अभी ग्राहक आ गया, क्लाइंट आ गया, तो बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। तो लेकिन क्या जब आप वकील के पास जाते हैं तो क्या वकील भी यही कहता है कि मेरा ग्राहक आ गया? हालांकि वकील भी क्लाइंट का लफ्ज इस्तेमाल करता है। ठीक है, वकील जो होता है वो भी क्लाइंट का लफ्ज इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या वहां पर क्लाइंट का मतलब ग्राहक होता है? आप वकील से कुछ खरीदने जा रहे होते हैं, वकील की कोई दुकान होती है, आप उसी वकील को फोन करें, वकील साहब आपकी दुकान खुली है, मैं आपका एक ग्राहक बात कर रहा हूँ। वकील कहेगा रुक तुझे मैं बताता हूँ, ग्राहक बात कर रहा हूँ मैंने इधर कोई दुकान खोली हुई है। देखो लफ्ज एक है क्लाइंट, लेकिन वो वहां पे और तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लॉ के अंदर लॉ का जो जॉर्गन है, लॉ का जो महजर है, अंदाज़े बयान है, वहां पर ये मुख्तलिफ तरीके तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो इस चीज़ को ना समझना बहुत ज़रूरी होता है, मुख्तलिफ जो अंदाज़े बयान होते हैं। अब जो अदबी अंदाज़े बयान होता है उसमें हम क्या करते हैं, अदबी जिसको हम लोग लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, या जो आपका लिटरेरी जॉर्गन होता है या जो लिटरेरी लैंग्वेज होती है, उसमें बड़ी जज्बाती कैफियत इख्तियार की जाती है। और आपका जो अंदाज होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है, बड़े खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हुए आप बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आम जुबान में हम कहेंगे यार हर बंदा रो रहा था, हर कोई उदास था, हर कोई उदास था। अब ये क्या है, ये रोजमर्रा है, मतलब एवरी डे डिस्कशन में हम कहते हैं यार हर बंदा उदास था। लेकिन अगर कोई अदीब होगा
तो वो कहेगा कि हर आंख पुरनम थी, हर दिल रंज में डूबा हुआ था, हर चेहरा मुरझाया हुआ था। ठीक है। माहौल में सोग का आलम तारी था। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब बड़े ना खूबसूरत अंदाज में जब आप बात करते हैं तो वो अंदाज क्या कहलाता है। ठीक है। सर हम इसको एक्सेंट कह सकते हैं? नहीं, एक्सेंट नहीं कह सकते। एक्सेंट एक अलग चीज होती है। एक्सेंट जो होता है ना, उसका ताल्लुक होता है आपके अल्फाज सेम होते हैं, अल्फाज सेम होते हैं, और उन्हीं अल्फाज को जब आपका जो बोलने का जो लहजा है उसकी तब्दीली से एक्सेंट बनता है। ठीक है। उससे क्या बनता है? आपका एक्सेंट बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है, मैं उधर जा रहा था, मैं उधर जा रहा था, मैं चिड़ियाघर में गया, वहां पर मैंने शेर देखा। अब ये एक जुमला है। ठीक है। या मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। ठीक है। अब ये देखिएगा, मैं जंगल में गया, मैंने वहां शेर देखा। ठीक है। अब अगर कोई बंदा इसको इस तरीके से पढ़ता है, इस तरीके से, मैं जंगल में गया, मैंने वहां शेर देखा, तो इसका मतलब यह है कि वो पोठवारी है। मैं जंगल में गया, मैंने वहां शेर देखा, तो ये इसका मतलब है कि वो बंदा जो है उसका जो एक्सेंट है वो क्या है? वो पोठवारी है। और अगर वो कहता है मैं जंगल में गया, मैंने वहां शेर देखा, इसका मतलब है कि वो सियालकोट साइड से है। ठीक है। और अगर वो मैं जंगल में गया, मैंने वहां शेर देखा, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो एक्सेंट है वो कराची वाली साइड से, इस तरीके से। तो दिस इज हाउ वी चेक द एक्सेंट। यहां पर हम लोग एक्सेंट की बात नहीं कर रहे। एक्सेंट को उर्दू में लहजा कहते हैं। यहाँ पर लहजे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अल्फाज के चुनाव की बात हो रही है, या अल्फाज को किस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करते हैं उसकी बात हो रही है। अच्छा। और उसके बाद जो सहाफती अंदाज बयान होता है, सहाफती अंदाज बयान जो सहाफत के अंदर, यानी कि जो जर्नलिज्म है, अखबार के अंदर, टीवी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि अखबार है, टीवी है, या सोशल मीडिया है, तो वहां पर आपने वो जुबान इस्तेमाल करनी होती है जो हर आदमी को समझ आए, हर आमो खास को जो जुबान समझ आए, वो वाली जुबान आपने इस्तेमाल करनी होती है। तो सहाफती जो अंदाज बयान होता है उसमें सादा अंदाज बयान अपनाया जाता है, बिल्कुल सादा अल्फाज का चुनाव इस्तेमाल किया जाता है, चुनाव किया जाता है। आप देखें ना कि खबरें कभी आप सुने तो खबरों के अंदर ना मुश्किल मुश्किल अल्फाज नहीं होते। ऐसी खबरें जब सुनाई जा रही होती हैं टीवी के ऊपर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो अल्फाज का चुनाव ऐसे रखा जाता है, क्योंकि मैंने खुद रेडियो पाकिस्तान में काम किया हुआ है एज एन एंकर, तो मुझे इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है। हमारी ट्रेनिंग्स होती थी कि आपने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना खबर पढ़ते हुए या तज्जिया देते हुए कि जिसको समझने के लिए आदमी को टीवी बंद करके तो जाके डिक्शनरी खोलनी पड़े। तो जो सहाफ़ती अंदाज़ बयान होता है, जो सहाफ़त में, जर्नलिज्म के अंदर, न्यूज़ में, या मुख्तलिफ तरह की कोई भी आपने खबर देनी है, तो उसमें जो अंदाज अपनाया जाता है उसको सहाफ़ती अंदाज़ बयान कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 रन से शिकस्त दे दी, अब ये एक सहाफ़ती अंदाज़ बयान है, बिल्कुल एक आसान और सादा अल्फाज में आपको बात बताई जा रही है। और सहाफ़ती अंदाज़ बयान जो होता है उसमें वो आमतौर पर अपनाया जाता है खबर देने के लिए। जब आप किसी को खबरदार कर रहे होते हैं, किसी को आप मुत्तले कर रहे होते हैं, किसी को खबर दे रहे होते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो सहाफ़ती अंदाज़ बयान जो है वो अपनाते हैं। उसके बाद दफ्तरी, जिसको हम लोग अंग्रेजी के अंदर फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, या फॉर्मल जार्गन इसको कहा जाता है। तो जो दफ्तरी अंदाज़ बयान होता है उसमें मखसूस किस्म की इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। इस्तिलाहात का मतलब होता है टर्मिनोलॉजीज। उसमें आप हर दफ्तर की अपनी एक टर्मिनोलॉजी, जिस तरह वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग स्कूल्स की बात करें तो अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है, इसी तरीके से वर्कशीट्स, क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, इसी तरीके से रिजल्ट कार्ड्स, प्रोग्रेस शीट्स। ठीक है। तो इस तरीके के, ये देखें ना कि ये स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर फोल्डर, ठीक है, मिड टर्म, ठीक है, प्री बोर्ड्स, फाइनल टर्म्स, असेसमेंट, ठीक है, एफएलपीज, ठीक है, एमसीक्यूज, तो ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये क्या है? ये दफ्तरी अंदाज बयान की दफ्तरी अंदाज बयान के अंदर आती हैं। इसी तरीके से अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस होगा तो जाहिर बात है उसकी उसका अपना एक दफ्तरी माहौल होगा। ठीक है। आर्मी है तो आर्मी के अंदर जो है वो एक खास किस्म की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। बैंक्स हैं तो बैंक्स के अंदर एक मुख्तलिफ तरह की जो वोकेबलरी होती है वो वहां पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। और जो दफ्तरी अंदाज बयान होता है इसमें मुख्तसर,
और हकायक पर मबनी। हकायक पर मबनी यानी कि रियलिटी बेस्ड। हकायक पर मबनी जुमले होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इत्तला दी जाती है कि कल छुट्टी है। ठीक है। तो अब ये क्या है, आपको इत्तला दी जाती है कि कल छुट्टी है। ये सहाफती अंदाज़ बयान नहीं है, क्योंकि ये अखबारों के अंदर इस तरह के जुमले नहीं लिखे हुए होते। ये अदबी अंदाज भी नहीं है, ये एक दफ्तरी अंदाज है। ठीक है। ये जो आपके स्कूल्स के मैसेजेस आते हैं, कॉलेजेस के मैसेजेस आते हैं, ठीक है, या जिस तरीके के नोटिफिकेशंस आते हैं, बोर्ड के नोटिफिकेशंस हो गए, तो वो सारा का सारा जो उसका अंदाज बयां होता है, वो क्या होता है, वो दफ्तरी होता है। इस्तिलाहात का मानी टर्मिनोलॉजीज। इस्तिलाहात का मतलब है टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। सर ये सिर्फ न्यूज़ या एडवर्टीजमेंट्स के में यूज़ होता है जी? बिल्कुल। सहाफ़ती अंदाज़ बयान जो है ये सहाफ़त, आपको पता है ना, सहाफ़त में यही चीज़ें आती हैं ना। खबर देना, खबरदार करना, किसी बात का तज्जिया करना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सहाफ़त के अंदर इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद है कानूनी अंदाज़ बयान। अब जो कानूनी अंदाज़ बयान होता है, इसमें अदालती ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। पेशी, ठीक है, मुकदमा हो गया, बरी हो गया, ठीक है, इसी तरीके से जज ने सजा सुना दी, ठीक है, वकील इस्तिगासा, वकील सफाई। तो इस तरह की जो कानून, यानी कि इसको अंग्रेजी के अंदर हम लोग इसको बोलते हैं लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज। और लीगल इंग्लिश जो है, लीगल इंग्लिश आम इंग्लिश से टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ठीक है। इवन बड़े बड़े जो अंग्रेजी के माहिर होते हैं, अगर आपने किसी आदमी की अंग्रेजी की महारत चेक करनी हो, तो आप उसका जो लीगल इंग्लिश है उस वो उसकी चेक करें। ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि वो कितना कोई बड़ा कोई फन्नेबाज है, कितना कोई बड़ा कोई 30 मार खान है। ठीक है। तो अब कानूनी जो अंदाज़ बयान होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आम जो अदबी जुबान है या सहाफ़ती अंदाज़ बयान है या दफ्तरी है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ठीक है। उसमें आप दफ़ात की बात करते हैं कि ये दफ़ा लग गई। ठीक है। दफ़ा नंबर 302, दफ़ा 420, दफ़ा 751, ठीक है, दफ़ा 421, दफ़ा 695 सी, वगैरह वगैरह। इस तरीके की जो उसमें जो आपकी जो पीनल कोड्स होते हैं, जो सिविल कोड्स होते हैं, जो आपकी पूरी जो लेजिस्लेशन होती है, उसकी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। ठीक है। जज ने केस डिस्पोज ऑफ कर दिया है, जज ने केस डिसमिस कर दिया है, एडजर्न कर दिया है, ठीक है, डिले कर दिया है जी, ऑर्डर शीट आ गई है, तो अब जी ये हो गया। अभी ये पीछे वो एम्प्टी कैट का सारा मसला चला हुआ था, तो उसमें वो जी जज ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो जज ने जी डिले दे दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, ओवर रूल कर दिया है, रूल आउट कर दिया है, फला कर दिया। तो ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये क्या होती हैं, ये कानूनी या अदालती जो अंदाज़ बयान होता है उसका हिस्सा होती है। जैसे दफ़ा 302 के तहत मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है। मुलजिम को बाइज्जत बरी किया जाता है, अदालत बर्खास्त की जाती है। ठीक है। वकील इस्तिगासा ने जरा की। ठीक है। तो इस तरह के जो अदालत से मुताल्लिका जितनी भी बातचीत होती है, तो उसके लिए आप जो है वो कानूनी या अदालती जो अंदाज़ बयां होता है, वो आप अपनाते हैं। उसके बाद होता है तकनीकी या साइंसी। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल इंग्लिश। अब इंग्लिश के अंदर भी हम लोग बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं अभी भी टेक्निकल इंग्लिश का एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। तो उसमें अभी मैं चूंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर मैं उनको बताता हूँ कि आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किस तरीके से इस्तेमाल होती है। आपने प्रोग्राम्स के अंदर, या आपने प्रोग्राम्स की समरीज लिखते वक्त, प्रोग्राम्स की डायरीज लिखते वक्त, या आपने सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन देते वक्त आपने किस तरीके की अंग्रेजी जो है वो इस्तेमाल करनी होती है। इसी तरीके से जब मैं एयर यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ पे मैं जो मैकेनिकल टेक्निकल इंजीनियरिंग वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसी तरीके से मेरे पास बीबीए के बच्चे थे, बीएस एवियोनिक्स के बच्चे थे। उनको जब मैं पढ़ाता था, तो वहाँ पे फिर एवियोनिक्स वाले बच्चों को उनके एतबार से अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती थी। इलेक्ट्रिकल जो इंग्लिश वाले थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे थे, उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एतबार से उनको अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती थी। तो क्या होता है कि ये होती है टेक्निकल लैंग्वेज, कि हर शोबे की अपनी एक टेक्निकल वोकेबलरी होती है, और उसके अंदर जब आप मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर उसका दिमाग होता है, उसका सॉफ्टवेयर उसका जहन होता है। ठीक है। मैंने डोमेन की होस्टिंग करवा ली है। ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट की होस्टिंग करवा ली है। मैंने जो है वो सॉफ्टवेयर रन कर लिया है। ठीक है। मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है। इसको तकनीकी अंदाज़ बयान बोलते हैं, इसको साइंसी अंदाज़ बयान बोलते हैं। ठीक है। अब मेरा माउस खराब हो गया, मेरा माउस खराब हो गया। तो अब मेरा माउस खराब हो गया का मतलब ये नहीं है कि जी मैं अब उसको किसी पेट के पास लेके जाऊंगा, या सॉरी किसी वेट डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। यार मेरा चूहा खराब हो गया, तो मैं अब जो है ना वो किसी वेटेरिनरी डॉक्टर को ढूंढूंगा।
मेरा माउस खराब हो गया का मतलब ये है कि मेरा ये वाला माउस खराब हो गया। ठीक है, तो अब ये जब माउस का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा तो ये क्या होगा, ये तकनीकी अंदाजे बयां होगा। क्योंकि इसको टेक्निकली जो है वो माउस का मतलब ये चूहा नहीं है। यहाँ पर माउस का मतलब ये है कि एक एक नेविगेशन गैजेट है जिसकी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो अंदाज़ बयां होता है वो तकनीकी या साइंसी अंदाज़ बयां इसको बोलते हैं। तो सर फिर इसको हम दफ्तरी में नहीं इंक्लूड कर सकते, बिकॉज ये भी स्पेशल वर्ड्स है। नहीं, देखो, दफ्तरी जो होता है ना वो दफ्तर के अंदर इस्तेमाल होता है। दफ्तर के अंदर, दफ्तर के अंदर क्या हो रही होती है, दफ्तर के अंदर जो है वो किसी की कोई नोटिफिकेशन जारी हो रहा होता है, छुट्टी का, प्रमोशन का, हाफ लीव का, ठीक है, या टाइमिंग्स के हवाले से जो है वो हो रहे होते हैं, या फिर इसी तरीके से दफ्तर के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन चल रही होती है, फुला प्रमोट हो गया है, ठीक है, आज डे ऑफ है, आज वर्क फ्रॉम होम है। तो इस तरीके की जो गुफ्तगू होती है ना, जो दफ्तर के अंदर जो दफ्तरी जो तहरीर वगैरह हो रही होती है, दफ्तर के अंदर जो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही होती है, उस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जो आप जुबान इस्तेमाल करते हैं वो दफ्तरी अंदाज बयान कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ऑल राइट। सर वो व्हाट्सएप के जरिए होती है, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए भी एक अंदाज तो अपनाया जाता है ना। मतलब उसमें भी जब कोऑर्डिनेटर की तरफ से मैसेज आता है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर ये थोड़ी कहता है, ओए बच्चों कल छुट्टी है। इस तरह का मैसेज तो नहीं कोऑर्डिनेटर करता है ना। ये कोऑर्डिनेटर जब कोऑर्डिनेटर होता है या होती है, या प्रिंसिपल की तरफ से जब मैसेज आता है, ठीक है, तो वो इस तरह तो नहीं करता, जाओ बच्चों मौज करो कल छुट्टी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, इस तरीके से स्टार्ट होती है, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड, या इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो इस तरीके का जो अंदाज इस्तेमाल होता है ना, तो वो उससे फिर आपको पता चल जाता है कि एक फॉर्मल तरीके से आपको एक इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एज अ क्लास मॉनिटर जब आप टीचर को मैसेज करते हैं, तो टीचर को मैसेज करते वक्त भी आप क्या करते हैं, एक वो दफ्तरी जो अंदाजे बयान होता है वही ही अब आप अपनाते हैं। ये अलग बात है कि कुछ टीचर्स के साथ आप नहीं करते दफ्तरी अंदाजे बयान। ठीक है, तो ठीक है, कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, हे ब्रो हाउ आर यू, तो मतलब उन्होंने मुझे ब्रो बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह का भी फिर सिलसिला चल जाता है, लेकिन वो फिर उसको आप, जारी बात है, आप उसको एक फॉर्मल या दफ्तरी अंदाजे बयान तो आप उसको नहीं कह सकते ना। अच्छा, उसके बाद ये सारे के सारे हो गए अंदाजे बयान। अब यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए समझना है कि एक लफ्ज, अब देखें लफ्ज, लफ्ज जो है ना, लफ्ज, लफ्ज का मतलब क्या होता है। लफ्ज का मतलब है उछाला गया। लफ्ज का जो मतलब है वो है उछालना, किसी चीज को उछालना, फेंकना। ठीक है। और जब आप कोई भी लफ्ज, नया लफ्ज आता है मार्केट के अंदर, या कोई भी, हर जुबान के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं जो वजूद में आ रहे होते हैं, फिर जब एक लफ्ज आता है वजूद में, तो फिर हम देखते हैं कि यार इसका क्या मतलब है, या इसको हम किस कैटेगरी के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, अब एक लफ्ज है कोरोना। ठीक है, कोरोना। अब आपको पता है कि कोरोना जो है, कोरोना एक कार का भी नाम है। आई होप एवरीबडी नोज दैट। कोरोना जो है ये एक कार का नाम भी है। और कोरोना जो है ये दर हकीकत इटली के अंदर एक शहर का नाम है, जहां से ये जो इन्फ्लुएंजा का जो फर्स्ट वेरिएंट था, ये वहां से निकला था, कोरोना नाम के एक सिटी से। और फिर उसके बाद इसके लेटर ऑन फिर ये अभी जो रिसेंटली जो कोरोना वायरस आया था, ये तो खैर चाइना से ये इमर्ज हुआ था, वुहान सिटी से। लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो इसका जो फर्स्ट वेरिएंट था, जो गालिबन 1909 में या 1915 में, आई एम नॉट, आई एम वेरी बैड एट हिस्ट्री एंड आई एम वेरी बैड विद नंबर्स, बट समवेयर इन द अर्ली अर्ली 20th सेंचुरी एक वायरस जो था वो इमर्ज हुआ था, या एक पैंडेमिक जो थी वो स्प्रेड हुई थी, दैट स्टार्टेड फ्रॉम कोरोना, और फिर उसके बाद उसको कोरोना वायरस जो है वो कहा जाता था। अब एक बंदा कहता है यार मैं कोरोना से बहुत तंग हूं, मैं कोरोना से बहुत तंग हूं। अब वो कोरोना शहर की बात कर रहा है, या वो कोरोना वायरस की बात कर रहा है, या वो कोरोना कार की बात कर रहा है, ये तो हमें पता नहीं चलेगा। तो क्या होता है कि बाज दफा ऐसा होता है इसी तरीके से, जैसे मैं आपके सामने एक दूसरा लफ्ज लिखता हूँ, मतला। अब मतला जो है, इसका एक तो लुग़वी माना है, जो कि आप अक्सर जब तारीफ लिखने लगते हैं
तो तारीफ लिखने से आप पहले आप कहते हैं कि मतला का लुग़वी माना है तुलू होने की जगह। अब लुग़वी माना जो है वो किसी भी लफ्ज का असली या इब्तदाई मानी होता है। कोई भी लफ्ज जब कॉइन होता है, जब किसी भी लफ्ज की कॉइनेज होती है, कॉइन का मतलब होता है कोई नया लफ्ज इजाद करना। जैसे हम कहते हैं ना कि ये टर्म, फलां टर्म जो है वो शेक्सपियर ने कॉइन की थी, या फलां टर्म जो है वो फलां बंदे ने उसको इसको कॉइन किया था। COIN, कॉइन, सिक्का। जैसे सिक्का उछालते हैं आप, कॉइन करना, कि एक नया लफ्ज जो है वो इजाद करना। तो पहले पहले जब कोई लफ्ज डिक्शनरी का हिस्सा बनता है, या कोई भी लफ्ज जो है वो आम बोल चाल का हिस्सा बनता है, तो उस इसको हम लोग बोलते हैं कॉइन करना। जैसा सेल्फी का लफ्ज है, सेल्फी। अब आपको पता है कि सेल्फी का लफ्ज जो है ये लाइक जब से मोबाइल फोन्स आए और फिर वो सेल्फी ले लो, ठीक है, या सब में सेल्फी बनाना, अब तो खैर रिवाज कम हो गया। हमारे टाइम की जो, हाँ, हम जब टीनेजर्स थे तो वी यूज टू बी क्रेजी अबाउट सेल्फीज, क्योंकि हमारे टाइम पे, उस टाइम पे फोन नए नए आए थे। और हम लोग सही ऐसे जो है ना वो चंगड़ों की तरह, नदीदों की तरह हम लोग जो है वो मोबाइल फोन्स को यूज किया करते होते थे। जिसके पास मोबाइल होता था हॉस्टल के अंदर, तो वो मतलब वो हॉस्टल का ना वो कोई पता नहीं, कोई कुछ सबसे कोई अजीबो गरीब किस्म का वो, और बड़ा एक कोई प्रेस्टिजियस किस्म का वो बंदा हुआ करता था। लेकिन सेल्फी का वर्ड जो है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर 2019 के अंदर एज अ प्रॉपर वर्ड जो है इसको ऐड किया गया। उससे पहले ये लफ्ज इस्तेमाल होता रहा, और 2019 के अंदर इसको बाकायदा तौर पर डिक्शनरी के अंदर जो है वो एक लफ्ज का हिस्सा, एक बाकायदा एक लफ्ज का दर्जा जो है वो इसको इख्तियार दिया गया। तो इस तरीके से होता है कि लफ्ज पहले इस्तेमाल होते रहते हैं, और फिर उसके बाद आकर वो लफ्ज जो है वो बाकायदा तौर पर क्या बन जाते हैं, एक इस्तिलाह बन जाते हैं। यानी कि वो पहले लफ्ज होता है, फिर वो लफ्ज क्या बन जाता है, इवेंचुअली वो लफ्ज जो है वो एक टर्म बन जाता है, टर्म बन जाता है। तो देखो, लफ्ज का एक है लुग़वी माना, यानी कि जिसको हम लोग उसका डिक्शनरी मीनिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद लफ्ज का एक होता है वस्फी माना। अब वस्फी माने को समझें। वस्फी माना ऐसा होता है कि जो आप किसी भी लफ्ज को एक ऐसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो उसके साथ मिलती जुलती होती है। ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपने अक्सर एक जुमला सुना होगा कि आज मतला साफ है, आज मतला अबर आलूद है। सुने, इस तरह के जुमले सुनते हैं ना आप? आज मतला साफ है, आज मतला अबर आलूद है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अब यहां पर मतला का जो लफ्ज है, मतला, मतला का यहां पर मतला का क्या मतलब है? जब मैं कहता हूं कि आज मतला साफ है, तो मतला आसमान, आसमान आज मतला साफ है, यानी कि आज मौसम। आप इसको मौसम के मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, आप इसको आसमान के मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। आसमान के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसको मौसम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते। आज आज मतला अबर आलूद है, आज मतला साफ है, व्यू के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पर मतला जो है वो अपने लुग़वी मानों में इस्तेमाल हो रहा है, या वस्फी मानों में इस्तेमाल हो रहा है? बताएं। वस्फी मानों में, क्योंकि जो सूरज के तुलू होने की जगह है, सूरज के तुलू होने की जगह है, वो आप, क्योंकि सूरज आसमान पे आता है, और सूरज जब आसमान पे आता है तो बेसिकली जो जनरल जो वेदर फॉर्मेट होता है उसको सूरज ही डिसाइड कर रहा होता है ना। जिस दिन सूरज अंकल छुट्टी पे होते हैं, तो उस दिन या तो जो है ना वो ग्रहण लगा हुआ होता है, या उस दिन जो है ना वो बादल होते हैं। जिस दिन बादलों ने आना होता है तो वो सूरज को बोलते हैं, अभी आज आप छुट्टी कर लें, ठीक है, आज हमने जरा आना है, और आज हमने जो है ना वो बारिश बरसानी है। तो आप देखिए ना कि ये सूरज तुलू होने की जगह सूरज। तो अब आपने मतला का जो लफ्ज है उसको आपने क्या कर लिया, उसको आपने उसके वस्फी मानों में आप उसने इसको इस्तेमाल किया। आज मतला अबर आलूद है, ये अदबी जुमला है नहीं, ये सहाफ़ती जुमला है। आज मतला अबर आलूद है, आज मतला साफ है, ये अदबी जुमला नहीं है। ठीक है। अदबी जुमला क्या होगा? अदबी जुमला होगा कि आज मौसम उदास है, आज मौसम बहुत खुश है। ठीक है। आज मौसम ने दिल के बाग दिल के बाग को हरा भरा कर दिया। ठीक है। आज के मौसम ने दिल के सब फूल मुरझा दिए। तो ये फिर क्या होगा, ये अदबी जुमला बनेगा।
तो जो वस्फी मानी होता है ना, वो बेसिकली निस्बती मीनिंग, निस्बत यानी कि किसी भी निस्बती माना से मुराद ये है कि किसी भी निस्बत से, मतलब एक लफ्ज है और उसको आप उसकी किसी निस्बत की वजह से आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका वस्फी माना कहलाता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना किसी को, आदमी को, तू बड़ा कोई हातम ताई है, तू बड़ा कोई हातम ताई है। ठीक है। तो अब जब हम उसको हातम ताई कह रहे होते हैं, तो हम उसको हातम ताई जो है वो वस्फी, हातम ताई का जो वस्फ है उसकी बुनियाद पर हम उसको कह रहे होते हैं। ठीक है। जैसे वो कहते हैं पुत्र शेर लगे हैं, तो वो मतलब शेरों की तरह, वो शेरों की तरह आया। तो किसी आदमी को जब आप शेर कहते हैं, तो वो निस्बती एतबार से, यानी कि जो शेर के साथ निस्बत, तो उस एतबार से आप जब किसी लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो वस्फी मानी कहलाता है। और जो किसी भी लफ्ज का जो वस्फी मानी होता है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो वेरी करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि अच्छा हाँ ये लफ्ज है ना, तो इस लफ्ज का ये वस्फी मतलब है, बस इसके अलावा इसका कोई वस्फी मतलब नहीं हो सकता, तो ये गलत होगा। यस, लुग़वी मानी जो होता है वो हकीकी मानी होता है, और वस्फी मानी आप जैसे वो आप लोगों के निक नेम्स नहीं रख देते, निक नेम्स रख देते हैं, निक नेम किसी का रख देते हैं, तो वो निक नेम भी क्या कहलाता है, वो दर हकीकत वो एक उस लफ्ज को आप उसके वस्फी माने में आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, वस्फी माने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल वस्फी मीनिंग्स, जी बिल्कुल ऐसे ही है, एक लफ्ज के मुख्तलिफ जो है वो मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है। ये जो केपीके के बच्चे हैं, केपीके के बच्चे, आपको शायद पता होगा, केपीके के एक आलिम थे, उनका नाम था मौलाना बिजली घर, मौलाना बिजली घर। आप जो केपीके के बच्चे हैं, आप जरा अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। अब वो एक मौलाना थे, बड़ी अच्छी तकरीरें करते थे। ठीक है। लेकिन वो क्या था कि वो उनका जो बात करने का अंदाज था ना, वो बहुत ज्यादा, उसमें वो एक बड़े जोश और जज्बे के साथ वो तकरीर करते थे। उनका उन्होंने वो जिस तरह बिजली होती है ना, बिजली कड़क रही होती है, तो उनका नाम ही उन्होंने रख दिया बिजली घर, मौलाना बिजली घर। ठीक है। उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, बिजली घर रख दिया। अब जब आप एक आदमी को बिजली घर कहते हैं, ठीक है, एक आदमी को जब आप बिजली घर कहते हैं, तो वो आप लफ्ज को उसके लुग़वी माने में थोड़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ना ही ये किताब के अंदर किसी डिक्शनरी के अंदर ये लिखा हुआ है कि बिजली घर से मुराद एक ऐसा आदमी है, बिजली घर से मुराद एक ऐसा आलिम होता है जो गुस्से में तकरीरें करता है। ये किसी किताब के अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो किसी लफ्ज को, जिस तरह मिसाल के तौर पर आप, और भी बहुत सारे लफ्ज ऐसे होते हैं कि जिनको आप जो है वो उनके वस्फी मानों में आप उनको क्या करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद होता है इस्तिलाही मानी। इस्तिलाही माना क्या होता है कि जब किसी लफ्ज को किसी खास शोबे में किसी खास मकसद के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका इस्तिलाही माना कहलाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है, इसको लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट से क्या मुराद है, ग्रामर के अंदर, ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट से क्या मुराद है, ग्रामर के अंदर, ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट से क्या मुराद है, ग्रामर में सब्जेक्ट से मुराद है द द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा था, मुस्नद मुस्नद इलैह, मुस्नद इलैह। अब ग्रामर में सब्जेक्ट से क्या मुराद है, मुस्नद इलैह। ठीक है। अच्छा, और इन जनरल अगर हम बात करते हैं, तो इन जनरल सब्जेक्ट से क्या मुराद होता है, मौजू, टॉपिक, उन्वान। ठीक है। और अगर आप लोग बात कर रहे हो पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स की या पॉलिटिकल साइंस की, तो वहां पर सब्जेक्ट से क्या मुराद होता है, वहां पर सब्जेक्ट से मुराद होता है सिटीजन्स। वहां पर सब्जेक्ट से क्या मुराद होता है, सिटीजन, शहरी। ठीक है। द किंग ऑर्डर्ड हिज सब्जेक्ट्स, द किंग ऑर्डर्ड हिज सब्जेक्ट्स। तो वहां पर सब्जेक्ट का क्या मतलब बन जाएगा, वहां पर सब्जेक्ट का मतलब बन जाएगा शहरी, रियाया।
सिटीजन। और रिसर्च के अंदर, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च के अंदर सब्जेक्ट का मतलब होता है वो तमाम लोग, वो या वो तमाम चीजें जो जो उस रिसर्च के अंदर, जिनके ऊपर रिसर्च की जा रही होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो दिल के मरीजों के ऊपर अगर वो रिसर्च कर रहा है, तो वो जिन जिन मरीजों को वो स्टडी कर रहा होगा, वो उसके क्या कहलाएंगे? वो उसके सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो देखो, एक लफ्ज जो है वो मुख्तलिफ सिचुएशन में, इट मीन्स के डिफरेंट फील्ड में एक वर्ड के मीनिंग डिफर करते हैं, और वो ऐसा मीनिंग होता है जो बाकायदा तौर पर डिफाइंड होता है। जो टर्म होती है ना, टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, टर्मिनोलॉजीज, तो वो क्या कहलाते होते हैं? वो दर हकीकत किसी भी लफ्ज के इस्तिलाही मीनिंग होते हैं, इस्तिलाही मीनिंग्स होते हैं उसके। ठीक है, वो उसकी इस्तिलाही मीनिंग्स कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमने एक लफ्ज लिखा था मतला, तो मतला का लुग़वी मानी क्या है? लुग़वी मानी क्या है? तुलू होने की जगह। मतला का लुग़वी मानी क्या है? तुलू होने की जगह। इसका वस्फी माना क्या है? वस्फी माना आसमान, मौसम। ठीक है, आसमान, मौसम, मंजर, आसमान, मौसम, मंजर वगैरह। ठीक है। और इस्तिलाही मतलब क्या है? इस्तिलाही मतलब, हाँ, गजल का पहला शेर जो हम रदीफो हम काफिया हो। गजल का पहला शेर जो हम रदीफो हम काफिया हो, वो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। ठीक है। तो ये हो गया लुग़वी मानी, वस्फी माना और इस्तिलाही माना। उसके बाद होता है स्लैंग। स्लैंग। अब स्लैंग क्या होता है? अब स्लैंग को समझिएगा पहले, और फिर स्लैंग का हम लोग जो वस्फी मानी है उसके साथ, उसके साथ हम लोग उसका उसका जो डिफरेंस है वो हम लोग समझेंगे। स्लैंग होता है कि लफ्ज को आप वस्फी या लुग़वी मानों की बजाय किसी खास तनाजुर के अंदर, किसी खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किसी खास सिचुएशन के अंदर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। किसी खास सिचुएशन के अंदर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। और जरूरी नहीं है कि उस लफ्ज को आप उस खास सिचुएशन में किसी खूबी की बुनियाद पर, या उसके लुग़वी मानों में, या उसके इस्तिलाही मानों में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह लोटा, ठीक है, बड़ी मछली, शापर, बर्गर। ठीक है। मतलब अब जो इस्लामाबाद के बच्चों को ये सारे जो जो लाहौर वाले और ये बाकी जो पेरिफेरीज के जो बच्चे हैं, वो इस्लामाबाद वालों को बर्गर्स कहते रहते हैं। खासतौर पर ये पिंडी वाले बहुत बुली करते हैं इस्लामाबाद वालों को। ठीक है। ठीक है, ये पिंडी वाले जो है ना, वे एम ही खाम खा में मतलब वो, अभी मैं यहाँ पे कोई वो इस तरह की डिबेट नहीं स्टार्ट करवाना चाहता, लेकिन आई एम जस्ट एजुकेटिंग यू कि ये बिल्कुल ऐसे फजूल किस्म की वो चीजें हैं। बर्गर, बर्गर, भाई क्यों उनको बर्गर कहते हो? बर्गर बच्चे, मम्मी डैडी, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब ये क्या होते हैं? ये स्लैंग्स हैं। हालांकि अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें तो इस्लामाबाद के अंदर शायद उतनी बर्गर की शॉप्स नहीं होंगी जितनी पिंडी के अंदर है। आप पिंडी में जाए ना, ये चांदनी चौक के पास, वो मामू बर्गर वालों के पास, वो लंबी लाइनें लगी हुई होती। इस्लामाबाद में मैंने किसी बर्गर की शॉप के ऊपर लाइन नहीं देखी। हाँ, इस्लामाबाद वाले जो है वो पिंडी वालों को शापर कहते हैं। ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये, अब इसमें मतलब कोई कोई वस्फी माना मुराद नहीं है कि जी वो जिस तरीके से शापर उड़ता है तो उस तरीके से पिंडी वाले भी उड़ते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। या जिस तरीके से जी वो बर्गर के अंदर पैटी होती है, तो इसी तरीके से जी इस्लामाबाद वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर भी एक पैटी होती है। मतलब कोई कोई निस्बत या कोई वो नहीं है, एम ही बस नाम डाल दिए। स्कूटर, शापर, ठीक है, लोटा, बड़ी मछली, ठीक है, मगरमच्छ। ठीक है। तो इस तरीके के जो अल्फाज होते हैं, सर समझ नहीं आई कि स्लैंग लैंग्वेज को बिगाड़ के बनाए जाते हैं। नहीं, लैंग्वेज को बिगाड़ कर नहीं बनाए जाते। किसी लफ्ज को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि जिस तरीके से वो आम बोलचाल के अंदर, या ये जो एक कह सकते हैं कि जो बाजाब्ता तौर पर जो जुबान होती है उसके अंदर उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है। अब जब आप सरगोदा को शाहीनों का शहर कहते हैं, ठीक है, मैं शाहीनों के शहर से आ रहा हूं, मैं शाहीनों के शहर गया था, तो शाहीनों के शहर, लाहौर को शाहीनों का शहर कहना, ये उसका वस्फी माना है ना। वस्फी माना है, वस्फी माना।
ठीक है, क्योंकि वहां पे एयर बेस है और वहां पे एयर फोर्स के वहां पे काफी ज्यादा वहां पे क्वार्टर्स हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि हम उसको शाहीनों का शहर कह देते हैं। और जो स्लैंग होता है, ये आपकी यूं समझ लें कि जो आपकी बाजारी जुबान होती है, या वो जुबान के जो आम तौर पर नहीं बोली जाती, जो आम तौर पर जो है वो किताबों के अंदर जो अल्फाज के मानी लिखे हुए होते हैं वो उससे मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बड़ी मछली, तो बड़ी मछली का मतलब है बड़ी मछली। लेकिन जब हम कहते हैं यार ये बहुत बड़ी मछली है, ये बंदा बहुत बड़ी मछली है, कोई इससे बच के रही हो, ये बहुत जेब कुतरा है। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या कर रहे होते हैं, स्लैंग आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे सर वस्फी मानी की एक और एग्जांपल देकर समझा दें, थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो। अभी तो मैंने आपको दो चार एग्जांपल्स दी हैं वस्फी की। ठीक है, ईडियम्स नहीं कहते स्लैंग्स को, ईडियम्स तो नहीं कहते, ईडियम्स तो मुहावरे होते हैं ना। ईडियम्स तो बेटा मुहावरे होते हैं, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ईडियम्स जो होते हैं ना, वो मुहावरे होते हैं। और ईडियम्स जो है वो जुबान का हिस्सा होते हैं, वो जुबान के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हाँ, स्लैंग्स होते हैं वो हमेशा कैजुअल में यूज होते हैं और फॉर्मल में यूज नहीं होते। जो स्लैंग्स होती है ना, ये कैजुअल जो डिस्कशन होती है, उसके अंदर जो है वो आप इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फॉर्मल लैंग्वेज का या जो बाजाब्ता आपकी जुबान होती है उसका ये चीजें हिस्सा नहीं होती। ठीक है, तो उसका ये हिस्सा नहीं होती। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसमें कोई कंफ्यूजन, क्योंकि इसमें से एक आधा एमसीक्यू जरूर आता है। ये बाज़ाहिर एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से एक आधा एमसीक्यू हर क्लास में जरूर आता है और हर साल आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको सर स्लैंग्स सिर्फ टॉन्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है, टॉन्ट के लिए या किसी आदमी को एक ऐसे नाम से पुकारना कि जो उस लफ्ज का वस्फी माना ना हो, लेकिन सिर्फ मुआशरे के अंदर जो है वो मशहूर हो गया हो। फ्री की मुफ्त की रोटी तोड़ना, नहीं ये स्लैंग तो नहीं है। मुफ्त की रोटी तोड़ना तो मुहावरा हो जाएगा ना, मुफ्त की खाना। स्लैंग और इस्तिलाही में क्या फर्क है? इस्तिलाही जो होता है ना, इस्तिलाही मतलब माना जो होता है किसी भी लफ्ज का, वो बाकायदा तौर पर किताबों के अंदर लिखा हुआ होता है, और वो एक किसी खास शोबे के अंदर या किसी खास मजमून के अंदर आप उसको पढ़ाते हैं, आप उसको पढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूं, मोशन। मोशन, ठीक है, मोशन राइट, या फॉर एग्जाम्पल मोशन। अब मोशन का फिजिक्स में क्या मतलब है? फिजिक्स में फिजिक्स में मोशन का क्या मतलब है? हम्म, फिजिक्स में मोशन का क्या मतलब है? मूवमेंट, मूवमेंट। अच्छा, और जो मेडिकल डिजीजेस की जब हम बात कर रहे होते हैं, या जो मेडिकल एलिमेंट्स होती हैं, या जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें मोशन का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो उसमें देखो ना कि ये अब ये क्या है कि ये एक डिफरेंट, कैसे मीनिंग के अंदर डिफरेंस आया, कैसे मीनिंग के अंदर जो है वो डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो आप देखो कि मोशन जो है उसका इस्तिलाही माना फिजिक्स में और है, और मेडिसिन के अंदर, मेडिकल के अंदर उसका जो मतलब है वो और है। इसी तरीके से पावर। अब पावर जो है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पावर पावर को जब आप डिफाइन करेंगे तो आप इसको डिफरेंटली डिफाइन करेंगे। जब आप इसको फिजिक्स के अंदर आप इसको डिफाइन करेंगे, तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से वर्क है। वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क जो है, इसको अगर आप लोग फिजिक्स में देखेंगे तो इसका मतलब डिफरेंट होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको लेबर के अंदर, या जो आपके जो लेबर लॉज होते हैं उसमें वर्क का मतलब जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है ना? तो जब किसी लफ्ज का एक बाकायदा तौर पर जिसकी तारीफ हो, जिसकी एक डेफिनेशन मौजूद हो, तो वो जो उसकी डेफिनेशन होती है वो उसका इस्तिलाही माना होता है, वो उसका इस्तिलाही माना होता है। जिस तरह अभी मैंने आपको मतला की एग्जांपल दी कि मतला से आप इस पूरी सिचुएशन को आप मतला से जो है वो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
अच्छा, मोहम्मद कह रहे हैं कि सर ये उर्दू के सारे नोट्स भेजने हैं, और मेरे भाई नोट्स भेजे जा चुके हैं, ये सारे के सारे नोट्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अच्छा, अब जरा हम इसकी क्विकली थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगला टॉपिक जो है वो अगर तो हमारे पास टाइम बच गया तो हम उसको शुरू कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और फिर बाकी वाला जो है वो हम लोग उसको कल पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि अदबी अंदाज़े बयान की इसमें से कौन सी मिसाल है? अदबी अंदाज़े बयान इसमें कौन सा है? अच्छा, अब ये तो इजी था ना। आप मुझे बताएं कि जो पहला है, ये कौन सा अंदाज़े बयान है? पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी, ये कौन सा अंदाज़े बयान है? हम्म। सहाफती। सहाफती। सहाफती अंदाज है। और हर गम दिल की गहराइयों में डूबा हुआ था, ये कौन सा अंदाज़े बयान है? अदबी। आपको इत्तला दी जाती है कि कल दफ्तर बंद रहेगा, दफ्तरी। और कंप्यूटर का हार्डवेयर उसका दिमाग है, ये तकनीकी। तकनीकी है ये, वेरी गुड। अच्छा, अब बताएं कि सहाफती अंदाज़े बयान की खुसूसियत क्या है? सहाफती अंदाज़े बयान की क्या खुसूसियत है? इसमें सादा और बराह रास्त अंदाज होता है। ठीक है, सादा और बराह रास्त अंदाज गुफ्तगू जो है वो इसमें अपनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये एक बच्चा था जिसने ऊपर मुझसे ना कुछ सवाल शायद उसने पूछना चाहा था। मेरे ख्याल में शायद उसका नाम बच्चे का मोहम्मद से शुरू होता था। अभी मैंने उसको पढ़ा था, लेकिन मुझे अभी फिर मेरे जहन से स्लिप हो गया। कौन सा बच्चा था? मोहम्मद यार, एक बच्चे ने ऊपर कहा था कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, तो वो बच्चा जरा अपना सवाल यहाँ पे छोड़ दे, ताकि फिर मैं उस सवाल को आंसर कर दूं। सर, जज्बाती इजहार भी हो सकता है सेकंड एमसीक्यूज? नहीं, सहाफत के अंदर जज्बाती अंदाज़ा बयान नहीं होता। जज्बाती इजहार जो है ये अदबी में होता है। जज्बाती इजहार जो है ये अदबी अंदाज़े बयान में होता है। अच्छा, दफ्तरी अंदाज़े बयान में किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? हम्म। मुख्तसर और हकायक पर मबनी जुमले। मुख्तसर और हकायक पर मबनी जुमले जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। दफा 302 के तहत मुलजिम को सजा सुनाई गई, ये कौन सा अंदाज़े बयान है? हाँ, हारिस जैगम। अच्छा सर, जेन अल्फा की लैंग्वेज स्लैंग्स या इडियम्स हैं, और क्या वो डिक्शनरी में हैं? जी बिल्कुल हैं। जेन अल्फा के स्लैंग्स सारे तो डिक्शनरी के अंदर नहीं है, लेकिन जेन अल्फा के कुछ स्लैंग्स ऐसे थे जो बाद में डिक्शनरीज का हिस्सा बने। और एक वक्त आएगा कि जब आप लोगों के जो स्लैंग्स हैं, ठीक है, वो भी डिक्शनरी का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग कि कब डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है वो पूकी को कब, क्योंकि बिकॉज आई पर्सनली लाइक दिस वर्ड पूकी, मुझे बहुत मजे का लगता है ये वर्ड, कि पूकी जो है ये डिक्शनरी का हिस्सा कब बनता है। एंड इट्स वेरी लाइकली हाईली लाइकली कि ये वर्ड जो है वो डिक्शनरी का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये जनाब ये कानूनी अंदाज़े बयान है। उसके बाद इसमें से बताएं कि साइंसी अंदाज़े बयान की मिसाल कौन सी है? बिल्कुल तहरीम। एक टाइम आएगा कि जब मैं आप लोगों की स्लैंग्स को पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें साइंसी अंदाज़े बयान कौन सा है? ये वाला। अच्छा, मुझे बताएं कि जो पहला पहला एमसीक्यू है, इसमें कौन सा अंदाज़े बयान है? पहले एमसीक्यू में कौन सा अंदाज़े बयान है जनाब? अदबी। और इसमें दूसरे में सहाफती। और तीसरा तो साइंसी हो गया, चौथा दफ्तरी। अच्छा, ये बताएं कि लुग़वी मानी किस चीज़ को कहा जाता है? लुग़वी मानी क्या होता है? हम्म। किसी लफ्ज का असल और इब्तदाई मतलब। ठीक है, किसी लफ्ज का असल और इब्तदाई मतलब। और इस्तिलाही मानी क्या होता है? इस्तिलाही मानी, वेरी गुड। किसी खास शोबे में लफ्ज का मखसूस मतलब जो है वो क्या कहलाता है? वो इस्तिलाही मानी कहलाता है। और जब हम कहते हैं लोटा, ठीक है, यार ये बहुत लोटा आदमी है, तो लोटा जो है ये तौर स्लैंग किस चीज का की मिसाल है? हाँ,
सियासत में वफादारी बदलने वाला जो शख्स होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो लोटा कहलाता है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का जो एमएनए हो, आप लोगों के इलाके का जो एमपीए हो, वो भी लोटा हो। हैं, लोटों को वोट देते हो? हैं, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लोटों को वोट दे के जितवाते हो? हैं? ओके। अच्छा। अम, वस्फी मानी का क्या मतलब है? वस्फी मानी। हाँ, लफ्ज का तारीफी या निस्बती मतलब जो है वो क्या कहलाता है? किसी भी लफ्ज का तारीफी या निस्बती मतलब जो है वो वस्फी मानी कहलाता है। और बड़ी मछली। बड़ी मछली बतौर स्लैंग जो है वो इसको किस चीज को जाहिर करता है? बड़ी मछली। हम्म। किसी ताकतवर शख्सियत या अहम शख्स को बड़ी मछली कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास इसके 10 आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, मुख्तसर सवाल जवाब। और वैसे आज मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने अपना टास्क जो था वो सबमिट करवाया था। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि किसी दिन सारे बच्चे जो हैं वो क्लास के सारे बच्चे टास्क सबमिट करवा दें। तो कितना ही अच्छा दिन होगा कि सारे बच्चे जो हैं वो अपना टास्क सबमिट करवा लें। अच्छा, अंजल कह रहे हैं कि एमसीक्यू नंबर 3 समझा दे। ओके, एमसीक्यू नंबर 3 में ऐसा क्या था? देखो, जो दफ्तरी अंदाजे बयान होता है ना, दफ्तरी अंदाजे बयान, तो उसमें हम लोग ना तो तवील जुमले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने मुख्तसर टू द पॉइंट बात करनी होती है। शायराना जुबान भी आप इस्तेमाल नहीं करते। उसमें तखयलाती तशबीहें, तखयलाती बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, तो आप उसमें कोई इस तरीके की तशबीहाती किस्म की जुबान भी आप इस्तेमाल नहीं करते। दफ्तरी जो अंदाजे बयान होता है उसमें आप सिंपल टू द पॉइंट आप बात करते हैं। आपने एक मैसेज कम्युनिकेट करना होता है, आपने कोई नोटिफिकेशन जारी करना होता है, तो नोटिफिकेशन जारी करते वक्त आप, ठीक है, सिंपल सिंपल जो जुबान होती है वो इस्तेमाल करते हैं, मुख्तसर और हकायक पर मबनी जुमले इस्तेमाल करते हैं। सर, क्वेश्चन 1 2 3 दिखा दें। आर यू आस्किंग अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस, मोहम्मद बिन जीशान? शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? अच्छा, लॉन्ग लॉन्ग में दिखाता हूँ ना आपको। जी। अदबी अंदाजे बयान की तारीफ करें, सहाफती अंदाजे बयान की एक मिसाल लिखें, और आपने ये ऊपर जो मिसालें दी हुई हैं ये नहीं देनी, आपने कोई नई मिसाल देनी है। ठीक है, इधर से कॉपी नहीं करनी मिसाल, अपने से मिसाल देनी है। दफ्तरी अंदाजे बयान की 3 खुसूसियात बयान करें। कानूनी अंदाजे बयान में कौन सी जुबान इस्तेमाल होती है? तकनीकी या साइंसी अंदाजे बयान क्या होता है? लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी में क्या फ़र्क है? वस्फी माना की वजाहत करें और एक मिसाल दें। स्लैंग से क्या मुराद है, एक मिसाल दें। किसी लफ्ज़ के लुग़वी मानी और वस्फी मानी में फ़र्क लिखें। यहाँ पे लुग़वी और इस्तिलाही है, यहाँ पर लुग़वी और वस्फी है। और बड़ी मछली जैसे स्लैंग का इस्तेमाल किन मौके पर होता है? ठीक है। तो ये 10 सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो आपने लिखना होगा। अच्छा, अब अगला जो हमारा टॉपिक है ना, अगला टॉपिक ये है मुताबिकत के उसूल। लेकिन चूंकि मुताबिकत के उसूल लंबे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग कल ही मुताबिकत के उसूल पढ़ें। अभी हम ये करते हैं कि अभी इसके बाद जो टॉपिक है ना वो छोटा सा टॉपिक है। मुताबिकत के उसूल से अगला जो टॉपिक है ये हम कर लेते हैं। रोजमर्रा। रोजमर्रा से क्या मुराद है? क्योंकि अभी हम लोग अंदाजे बयान की ही बात कर रहे हैं, तो हम अंदाजे बयान से ही मिलता जुलता एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद कह रहे हैं थोड़ी गपशप करें ना। आप लोगों ने मुझे गपशप के लिए पैसे नहीं दिए, आप लोगों ने मुझे इसलिए पैसे दिए हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं, और मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिस दिन आपका गपशप करने का मूड हुआ ना, तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, हम लोग गप्पे भी लगाएंगे, हम लोग बातें भी करेंगे। ठीक है, तो हम वहां पे फिर सारी जो है ना वो गपशप करेंगे। ठीक है, ये आपके जो स्कूल के कॉलेज के टीचर्स होते हैं ना, वो यही गप्पे गप्पे मार मार के ही तो आप लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं वो। ठीक है, तो इधर भी आप लोग गप्पे करने आ जाते हो, इधर गप्पे नहीं चलेंगी, इधर पढ़ाई होगी। अच्छा, रोजमर्रा क्या होता है? वो बोलचाल जो अहले जुबान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज होती है ना, तो उस लैंग्वेज के जो उसूल होते हैं, उस लैंग्वेज के अंदर जो गलत और सही का कायदा है, ठीक है, वो जो उस जुबान के बोलने वाले होते हैं वो तय करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर, अब ये पंखा लगा हुआ है, पंखा, मुझे बताओ कि पंखा होता है या पंखा होती है? बताओ, पंखा होता है या पंखा होती है? पंखा होता है।
ठीक है, पंखा होता है। अब अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है कि यार पंखा क्यों होता है, मैं कहूंगा यार बस होता है, बस बात खत्म। हम उर्दू में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, सिंपल। ठीक है ना। हाँ पंखा हवा के लिए होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो रोजमर्रा जो है ना, ये दर हकीकत वो बोलचाल होती है। देखो, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में जब हम कंफ्यूज होते हैं या हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही होती, तो हम उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त हम उस जुबान के, जिस जुबान को लेके हम कंफ्यूज होते हैं, उस जुबान के जो बोलने वाले हैं, हम उनको देखते हैं कि वो किस तरीके से बात करते हैं। ठीक है। तो रोजमर्रा से क्या मुराद है, वो बोलचाल जो अहले जुबान इस्तेमाल करते हैं, और इनको वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है जैसे अहले जुबान ने इस्तेमाल किया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 19-20 का फर्क, तो आप 19-20 के फर्क को 20-21 का फर्क नहीं कह सकते, क्योंकि जुबान के अंदर हम इसको 19-20 का फर्क ही कहते हैं। यार सिर्फ 19-20 का फर्क है। कभी आपने किसी को ये कहते हुए सुना है कि यार 40-45 का फर्क है? तो यार इतना ज्यादा नहीं है यार, बस 21-22 का फर्क है, या 50-51 का फर्क है, ये 4-5 का फर्क है। हमेशा हम कहते हैं 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क का मतलब मामूली सा फर्क, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क। वो मीम देखी हुई है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। किस किस ने वो मीम देखी हुई है? तुम लोग मीम्स नहीं देखते? देखते हो, लेकिन यहाँ पे तुम लोग वो बन रहे होगे ना। तुम लोग यहाँ पे अभी सारे शरीफ बन जाएंगे। मुझे पता है तुम लोग जितने शरीफ हो। वो जो एक मीम है, 19-20 का फर्क है। अच्छा, बहरहाल, अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आए दिन वो हर रोज छुट्टी पर होता है। अब आप ये नहीं कह सकते आए रोज। आए रोज कहेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। आए रोज अगर आप कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उर्दू के अंदर हम लोग आए दिन ही इस्तेमाल करते हैं और हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आए दिन का मतलब है एवरी नाउ एंड देन, और हर रोज का मतलब है एवरी डे। यार तुम आए दिन छुट्टी पर होते हो। आए दिन का मतलब ये है कि मतलब 4 दिन छोड़ के, 5 दिन छोड़ के, कुछ दिनों बाद। और हर रोज का मतलब है रोजाना। अब आप ये नहीं कह सकते कि तुम आए रोज या तुम हर दिन छुट्टी पर होते हो, गलत हो जाएगा। आए दिन हर रोज, इसी तरीके से गाजर मूली की तरह काटना। तो अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि खीरे की तरह काटना, गाजर मूली की तरह काटना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 19-20 की जगह 18-19 काबले कबूल नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से डंके की चोट पर मतलब एलानिया तौर पर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जमीन खा गई या आसमान, अब ये भी एक रोजमर्रा का हिस्सा है। आंख झपकना, आंख झपकते ही, पलक झपकते ही। गाजर मूली की तरह मतलब बेरहमी के साथ, गाजर मूली की तरह काट देना। मतलब किसी बेरहमी के साथ वो ना, गाजर मूली की तरह काट देना। किसी को बेरहमी के साथ जो है वो हरा देना, किसी को बेरहमी के साथ किसी के साथ बुरा सलूक करना। ग्रामर के लिहाज से आए रोज करेक्ट है या नहीं सर, प्लीज बता दें। देखो, रोजमर्रा के अंदर हम ग्रामर को देखते ही नहीं है ना, यही तो बात है मुबीन, कि बेटा रोजमर्रा के अंदर हम लोग ग्रामर को या बाकी किसी भी चीज को देखते ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि यार जुबान बोलने वाले इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अच्छा जुबान बोलने वालों ने इसको ऐसे इस्तेमाल किया, दैट्स इट। उसके ऊपर फिर हम उसके ऊपर कोई लॉजिक जो है, किसी लॉजिक में हम लोग नहीं पढ़ते। मुहावरा में और रोजमर्रा में क्या फर्क होता है? जो मुहावरा होता है ना, वो मुहावरा में ये होता है कि एक तो मुहावरा में हल्की फुल्की तब्दीली आप कर सकते होते हैं। और दूसरा ये होता है कि मुहावरा हमेशा मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है, हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होता। जो मुहावरा होता है ना, वो हमेशा मुजाजी मानों में इस्तेमाल होता है, जबकि रोजमर्रा जो होते हैं नहीं, ये हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, हकीकी मानों में। ये बुनियादी फर्क होता है मुहावरे में और रोजमर्रा में। अच्छा, अब ये कुछ मुहावरा रोजमर्रा के जो एक्सप्रेशन हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तकदीर का लिखा, तौबा ही भली, देखते देखते, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, रात की रात, खुदा वास्ते का बैर, आंख का तारा, वो हमारी आंख का तारा है, वगैरह वगैरह।
ठीक है। सर रोजमर्रा डेली लाइफ लैंग्वेज से कैसे डिफरेंट है? भाई जो डेली लाइफ लैंग्वेज होती है उसी को ही रोजमर्रा कहा जाता है। ठीक है। जो आपकी, ठीक है, आपकी जो बेटा रोजमर्रा की जो आम बोल चाल की जो जुबान होती है ना, जो अहले जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वही तो डेली लैंग्वेज होती है ना। तो इसमें आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते ना हिजाब। बेटा इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने आपको बताया तो है कि इनको वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है जैसे अहले ज़माने में इस्तेमाल किया हो। इसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते। 19-20 के फर्क को आप 20-21 का फर्क जो है वो नहीं कह सकते। ठीक है। रात, अच्छा, रात की रात, रात की रात का ये आप आगे एमसीक्यूज में आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको बता बता दूंगा तो एक एमसीक्यू हमारा जाया हो जाएगा। अब एमसीक्यू करते हैं। गाजर मूली की तरह, इसका क्या मतलब है? हम्म। गाजर मूली की तरह आसानी से काट देना, आसानी से काट देना या खत्म कर देना। खुदा वास्ते का बैर, सख्त किस्म की दुश्मनी। अच्छा, डंके की चोट किस बात की तरफ इशारा करता है? डंके की चोट, मैं ये बात डंके की चोट पर कहता हूं। डंके की चोट पर यानी कि साफ और बेखौफी से किसी बात, साफ और बेखौफी से किसी बात का इजहार करना, बहादुरी के साथ किसी बात का इजहार करना। अच्छा, इसी तरीके से जमी खा गई या आसमान, क्या मतलब है इस बात का? जमी खा गई या आसमान, किसी चीज का या किसी शख्स का अचानक गायब हो जाना। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस तरह का एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आंख झपकना, आंख झपकते ही। ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। किसी चीज का गायब हो जाना, जमीन खा गई आसमान, जैसे नेल कटर नहीं मिल रहा होता, चाबी नहीं मिल रही होती, वगैरह वगैरह। अच्छा, आंख झपकना। हम्म। आंख झपक, पलक, आंख झपकते ही, आंख झपकते ही किसी चीज का फौरन हो जाना, किसी चीज का फौरन फौरन किसी चीज का हो जाना जो है वो आंख झपकते ही शहर आ गया। तकदीर का लिखा। हम्म। आंख झपकते ही मेरे बोर्ड के पेपर आ गए, वगैरह वगैरह। तो तकदीर का लिखा, नसीब में लिखी हुई चीज। और तौबा ही भली, तौबा ही भली का क्या मतलब है? मेरी तो इसका, जैसे हम कहते हैं ना, ये मेरी तो इस काम से तौबा ही भली, मेरी तो इन बच्चों से तौबा ही भली। ठीक है। ठीक है। मेरी तो इस चीज से तौबा ही भली, यानी बेहतर है कि रुक जाएं या बाज आ जाए। देखते ही देखते, देखते ही देखते, देखते देखते का क्या मतलब है? देखते देखते शहर आ गया, देखते देखते क्लास खत्म हो गई, बहुत जल्द या मुख्तसर वक्त में। ठीक है। देखते देखते। बच्चों का खेल, बच्चों का खेल क्या मतलब है? बच्चों का खेल, ये कोई बच्चों का, जैसे हम कहते हैं ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत आसान काम। रात की रात, रात की रात। हम्म। जिस तरह रात की रात को ना आप इस तरह रातों रात, रात की रात ये पुल बना है। रात की रात मतलब रात में कोई अहम काम मुकम्मल करना। ठीक है, थोड़े वक्त में कोई अहम अहम काम कोई मुकम्मल कर लेना। ठीक है। रात की रात फैसला तब्दील हो गया। ठीक है। रात की रात फैसला तब्दील हो गया, रात की रात हुकूमत गिर गई। और हाँ उसने, जिस तरह फिर आप उसको थोड़ा सा मोल्ड करके रातों रात, खुदा वास्ते का बैर, खुदा वास्ते का बैर क्या मतलब है इसका? बगैर किसी जाती फायदे के दुश्मनी। ठीक है। खुदा वास्ते का बैर, खुदा वास्ते का बैर, बगैर किसी जाती फायदे के दुश्मनी। मतलब वो एमी ना, बगैर किसी वजह के वो। अच्छा ऐसा होता है, अभी वो ना मैसेज आएगा एकेडमी के नंबर पे, मैसेज करेगा कोई बंदा, और वो
पहले मैसेज में ही गालियां। अब वो गालियां दिए जा रहा है, सर जी आप ऐसे हैं, सर जी आप वैसे हैं, वैसे ऐसे हम तुझे तुझे ये तुझे वो। अच्छा मैं देख के हंस रहा होता, मैं कहता हूँ यार चलो ठीक है यार, तुम गुस्सा उतार लो अपना। वो एमी बगैर किसी वजह के, ना आपने किसी का कोई नुकसान किया होता है, ना आपने किसी को कुछ कहा होता है, खुदा वास्ते का बैर। यानी एमी चुल आई हुई होती है बस। ठीक है, तो ये होता है खुदा वास्ते का बैर। यार आपको मुझसे कोई खुदा वास्ते का बैर है? ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना यार, आपको मुझसे कोई खुदा वास्ते का बैर है यार, मतलब मुझे माफ कर दो। ठीक है, तो इस तरह के ना बहुत बहुत ज्यादा। अभी आज भी मतलब अभी मैं अभी ये क्लास शुरू करने वाला था, तो उससे पहले मैसेज आना, एक बच्चे के ना किसी के मैसेज आना शुरू हो गए ना, और मुझे कह रहे हैं यू आर स्टूपिड, यू आर लायर, यू आर दिस। अच्छा फिर पता है क्या करते हैं बच्चे आके, क्या कहते हैं? अभी आप लोग तो पढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप जी वो, आप बच्चों को लूट रहे हैं, आप बच्चों के साथ स्कैम करते हैं, आप बच्चों से फीसें लेते हैं, ठीक है, आप बच्चों को मुफ्त पढ़ाया करें, आपको शर्म नहीं आती? आप जो है ना वो फीसें लेके पढ़ा रहे होते हैं। तो मतलब मैं कहता हूँ अच्छा यार चलो ठीक है यार, तुम्हें गुस्सा आया हुआ है, तुम गुस्सा उतार लो। ठीक है, तुम गुस्सा अपना उतार लो। तो अच्छा फिर बाद में फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो फिर उनको समझ आ जाती है, और फिर वो फिर आगे सॉरी करते हैं, सॉरी सर मैंने आपके साथ बदतमीजी की थी वगैरह वगैरह। अच्छा, ऑल राइट। आंख का तारा। आंख का तारा, बहुत अजीज और महबूब शख्स। ठीक है, बहुत अजीज और महबूब शख्स। आए दिन। हम्म। आए दिन। आए दिन का क्या मतलब है? अक्सर या बार बार। आए दिन का मतलब कोई मखसूस दिनों में नहीं है। आए दिन का मतलब है अक्सर या बार बार। और गाजर मूली की तरह काटना। गाजर मूली की तरह काटना, किसी को बहुत आसानी से शिकस्त देना। अब देखो ना कि ऊपर मैंने आपको इसका एक मतलब बताया था, गाजर मूली से काटना, गाजर मूली की तरह काटना, और इसका क्या था? आसानी से काट देना या खत्म कर देना। तो एक तो इसका ये मतलब है, आप कह रहे हो कि सर ये शायद ये एमसीक्यू रिपीट हो रहा है, एमसीक्यू रिपीट नहीं हो रहा। एक इसका ये मतलब होता है आसानी से काट देना, खत्म कर देना, तो आप इसको इस तरह भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ठीक है, पाकिस्तानी टीम ने गाजर मूली की तरह काट दिया उन्हें। गाजर मूली की तरह काट दिया मतलब कि आसानी से शिकस्त दे दी। ठीक है, किसी को बहुत आसानी से शिकस्त देना। और डंके की चोट पर बात करना, यानी कि खुलकर और बेखौफी से बात करना। जमीन खा गई या आसमान, कब कहा जाता है? हाँ, कब कहते हैं ये? हाँ, जब तहरीम का नेल कटर नहीं मिल रहा होता। ठीक है, जब तहरीम का नेल कटर नहीं मिल रहा होता, तो तब हम क्या कहते हैं? जमीन खा गई, या हालांकि आप लोग रखते खुद हो, खुद ही रख के भूल जाते हो, फिर कहते हो जमीन खा गई या आसमान। जब किसी चीज का कोई सुराग ना मिल रहा हो। आंख झपकते ही, मतलब पलक झपकने जितना कम वक्त जब लगे। तकदीर का लिखा, जो नसीब में मुकर्रर चीज होती है। देखते देखते किस सूरत हाल में कहा जाता है? जब कोई काम, जब कोई चीज बहुत जल्द मुकम्मल हो। जब कोई चीज बहुत जल्द मुकम्मल हो तो हम कहते हैं देखते देखते। बच्चों का खेल, एक आसान और सादा काम। और आंख का तारा, किसी महबूब या प्यारे के लिए। ओके, सर वी आर गोना स्टॉप हियर। ओके, और कल की जो क्लास है उसमें हम लोग बात करेंगे मुताबिकत के जो उसूल हैं उसके ऊपर। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो अपने सिलेबस के तरफ जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। अच्छा, मोहम्मद कह रहे हैं कि एक नात सुना दें। अब देखो ये नात एक एक ऐसी चीज है ना, कि जब भी कोई आदमी आपको कहता है कि नात सुना दें, तो आपको आगे से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नात कहना ये दर हकीकत एक एक सादत होती है। तो आपने चूंकि कहा है, तो मैं आपको कोई एक आधा शेर जो है वो मैं आपको नात का सुना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप खुश हो जाएं। न कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है।
न कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। चले जी, मोहम्मद आपका शौक भी पूरा हो गया। ऑल राइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।